नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूँ, फिर से एक नया वीडियो लेकर। आप आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। रैम क्या, व्हाट इज रैम? रैम के बारे में पूछा गया। आपने जब अपन कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर कोई भी चीज यूज कर रहे होते हैं, तो जब परचेज करके लाते हैं तो हम रैम और रोम देखते हैं बच्चों। एक देखते हैं रैम और एक देखते हैं रोम। ठीक है। रैम को बोला जाता है रीड असेस मेमोरी। रीड असेस मेमोरी। ठीक है। और रोम को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। अब बात को समझिएगा, इसका मतलब क्या है। ठीक है। रीड असेस मेमोरी से मतलब है जब हम एंड टाइम, जैसे आप अभी अपन लोग क्या है कि कोई वीडियो देख रहे हैं, अभी जो वीडियो आप देख रहे हो, जिस फोन पे देख रहे हो, और फोन देखते समय जिस टाइप की मेमोरी का यूज हो रहा है ना, उसको बोलते हैं रैम। अब क्या होगा, जितनी स्पीड से फोन चल रहा है तो उसकी कंडीशन क्वालिटी बताएगा कि इतना जेम है। जैसे रैम है, जैसे कि 8 GB का ला रहा है, कोई 12 का ला रहा है, 6 का ला रहा है। हम देखते हैं कि 128 में हमें फोन मिल जाए। और जैसे रैम और रोम बढ़ती चली जाती है, फोन की प्राइस भी उस तरीके से बढ़ती चली जाती है। जैसे आजकल फोन आप प्रेफर कर रहे हो सर 8 128, 8 256, 8 512, फिर टीवी की तरफ अपन चले जाते हैं। तो ऐसे करके हम फोन परचेज कर रहे हैं अभी करंट की सिचुएशन में। ठीक है। तो ये करंट मेमोरी को, स्पीड को बताने का जो काम करता है, कौन करता है? रीड असेस मेमोरी, यानी कि बच्चों रैम करता है। रैम होती क्या है? एक यादृच्छिक अभिगम होता है, यानी कि रैंडम असेस मेमोरी होती है। बिल्कुल सही बात है। ये वोलेटाइल वोलेटाइल मेमोरी थोड़े टाइम के लिए रहती है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? थोड़े टाइम के लिए काम कर रही होती है जब फोन मेमोरी होती है। ये बात है ना। वोलेटाइल का मतलब क्या है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब हम फोन यूज कर रहे होते हैं तो सामने जो स्क्रीन चल रही है, जैसे अभी आप क्लास देख रहे हो, तो वो जो सामने जो भी चल रही है ना, उसी को क्या बोलेंगे? वोलेटाइल मेमोरी बोलेंगे। इस आइदर स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी, ये क्या होती है? दोनों की स्टैटिक मेमोरी भी होती है और ये गतिज स्मृति भी होती है। यानी कि रैम के अंदर ये सारी कंडीशन पाई जाती हैं, तीनों की तीनों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? डी आंसर हो जाएगा। और रीड ओनली मेमोरी में क्या क्या है? इसमें सेव चीजें रहती है। इसमें क्या रहती है? सेव हो जाती है। बट इसमें क्या रहता है? जैसे अभी फोन करोगे, जैसे वो आइकन हटाते हो ना, वो तो है रैम से हटा रहे हो, और जो परमानेंट जो सेव है वो क्या है? रोम में है। तो ये बात ध्यान रखना, ये मेमोरी के टाइप होता है। रैम में हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कौटिल्य का एक महान ग्रंथ अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ठीक है, आर्थिक नीतियों पर आधारित है। जैसे अपन इकोनॉमिक अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक से लगाते हैं, अपन ये कर देते हैं, बल्कि हमारा यहाँ से गलत है। शासन और प्रशासन की कला पर, अंतरराज्य संबंधों पर या आचरण शास्त्रों पर? हमारा जो है स्टेट क्राफ्ट यानी शासन एवं प्रशासन की कला पर है। ठीक है। आपने देखा होगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में एक बात ध्यान रखो आप। अर्थशास्त्र के बारे में हमें क्या याद रखना है बच्चों? अर्थशास्त्र जिस व्यक्ति ने लिखा है उनका नाम है कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। अर्थशास्त्र में ही लिखा हुआ है, अगर आपने कभी पढ़ा हो, साम दाम दंड भेद की जो नीति है वो किसमें लिखी हुई है? वो अर्थशास्त्र में ही लिखी हुई है। साम दाम दंड और भेद। आपने सुना होगा, जब भी कोई युद्ध लड़ने जाते हैं या हम तैयारी करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भैया हमें जो भेद, क्या लिखना है? आपको भेद लिखना है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो लोग कहते हैं ना हमें साम दाम दंड भेद की जो नीति अपनानी, तो इन्होंने जो नीति पढ़ी है वो कहाँ पे पढ़ी है? अर्थशास्त्र में पढ़ी है, जो कौटिल्य ने लिखा है। क्या लिखा गया है? साम में लिखना कि हम समानता के साथ व्यवहार करेंगे। ठीक है भाई, समानता से कोई व्यक्ति मान रहा है तो करो, ईमानदारी का काम करो। लेकिन दाम, भाई पैसे लेकर काम कर रहा है, दाम का मतलब है रुपयों से है, डॉलर से है, पैसे से है। ठीक है ना। दंड का मतलब है किसी को प्रताड़ित करके, किसी की पिटाई करके। और भेद का मतलब है किसी की इंटरनल चीजों का भेद बताकर या किसी कमजोरी को पकड़कर उसे दबाने की कोशिश करना। तो इन सभी नीतियों से हम क्या करते हैं? साम दाम दंड भेद की नीति से युद्ध लड़ा जाता था। ठीक है। उस समय, आज के समय में किसी को भी काम निकलवाना होता है तो तीनों चीजें प्रयास करने का प्रयास, तीनों चीजें कार्य करने का प्रयास वो कर रहा होता है। और ये जो लिखी हुई है, किसमें लिखी है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये नीति लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से नदी क्रिया द्वारा निर्मित अपवर्तनात्मक भू आकृति होती है? ठीक है। निम्न में कौन सी नदी के द्वारा? देखो, डेल्टा नदी का एक आकृति नहीं बोलते इसको, अपन ऐसे कह सकते हैं, कई नदी मिलती है तो नदी जब कचरा जमा कर देती है और धीरे धीरे कचरा दलदल का रूप ले लेता है, उसको बोलते हैं डेल्टा। उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। लेकिन हमसे पूछा गया अपवर्तनात्मक, तो वो होता है गॉड, जो बी शेप में होता है। कैसी शेप में होता है बच्चों? ये बी शेप में होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा एस्चुरी।
ठीक है। एक आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा पठार, इसे प्लेट्यू बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, प्लेट्यू क्या होता है ये पूछा है आपसे, पूछा गया होगा बच्चों दर्रे क्या होते हैं, तो इनको हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। दर्रे, दर्रे का मतलब ये होता है, दर्रे का मतलब क्या होता है, पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते, पहाड़ों के मध्य क्या बच्चों, संकरे रास्ते, पहाड़ों के मध्य, आप ध्यान से परिभाषा को ध्यान में रखिएगा, पहाड़ों के मध्य संकरे रास्तों को क्या कहा जाता है, दर्रे कहा जाता है। पहाड़ों के मध्य रास्ते, संकरे रास्ते, संकरे बहुत संकरे होते हैं, एक बाइक निकालना, एक गाड़ी को निकालने में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। पहाड़ों के मध्य संकरे रास्तों को, पहाड़ों के मध्य संकरे रास्तों को क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। और इसी श्रेणी में जो पहाड़ों के मध्य जो लोग बसे हुए होते हैं, ठीक है, जिनके पास अच्छी सुविधाएं होती हैं, उसको बोलते हैं घाटी, यानी कि वैली। आपने ढंग से कभी ध्यान से देखा हो तो न्यूज़पेपर में जब कश्मीर के बारे में जब कोई भी चीज आती है तो कहा जाता है कश्मीर घाटी में ये घटना घटित हुई, कश्मीर घाटी के राज्यपाल आज यहाँ जा रहे हैं, कश्मीर घाटी में ये कार्य चल रहा है, कश्मीर घाटी के मुख्यमंत्री है। तो कश्मीर घाटी का बहुत ही कॉमन तौर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्लेट्यू क्या होता है, समतल इलाके से थोड़ा सा ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग पठार कहते हैं। समतल क्षेत्र से थोड़ा सा ऊंचे उठे हुए भाग को पठार कहते हैं, यानी कि प्लेट्यू कहते हैं। ये सारी चीजें हमें जानकारी में रखना, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए, किसने प्रतिपादित किया कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये कहा था ये ग्रीष्म में, रिचर्ड ग्रेस ने कहा था। कैसे, मतलब कि बात को समझिएगा, खराब मुद्रा जैसे कि आप समझो, हमारे देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी होती है। नोटबंदी कब हुई थी, 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, कारण बहुत सारे थे उसके पीछे, और एक कारण था जाली नोटों का भारत में बहुत बड़े स्तर पर पहुंचना। जाली नोट यानी फर्जी नोट। जाली नोटों से क्या होता है बच्चों, जाली नोट जब आते हैं देश में तो उनसे क्या होता है, जो सही नोट है उनका पता होने लग जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं, अभी भारत देश में जो हाईएस्ट नोट पहले 2000 का हुआ करता था, अभी कितने का, 500 रुपए का है। भाई मैं तेरे को 500 रुपए का नकली नोट दे रहा हूँ, मुझे तो 100 रुपए दे देना। 100 नोट से आप 5 नोटों से 2500 रुपए परचेज कर लिया आपने। 100 रुपए में आप समझिएगा एक 500 को नोट नकली मिल रहा है, नकली। एक 100 रुपए का नोट ओरिजिनल देखिए, ओरिजिनल है और ये नकली मिल रहा है। तो आपने 500 जब पे किया तो आपके पास कितने रुपए आए, 2500 रुपए। तो आप बात समझिए कि धीरे धीरे जो ओरिजिनल मुद्रा है उसका पतन हो रहा है, और जो जाली मुद्रा है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। मतलब कि खराब वस्तुएं अच्छी वस्तुओं का पतन कर देती हैं, बाजार से हटा देती हैं। आप एक बार ऐसे सोचो, आपसे सोना है, गोल्ड है, आप ऐसे सोच के पता लगा सकते हैं कि गोल्ड लेकर गए, ठीक है, दो तरफ, एक तो कम कैरेट का, एक ज्यादा कैरेट का है, तो आपको कोई फर्जीवाड़ा कर दे कि भैया 22 कैरेट की जगह 12 कैरेट का दे देता है, उसका तो फायदा हो गया ना 10 कैरेट का। ऐसे ही खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा का पतन कर देती है, हटा देती है। तो ये किसने कहा था, ग्रीष्म ने कहा था। ये किसने कहा था, ग्रीष्म ने कहा था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। देखो चलन से बाहर कर देगी तो अब नकली नोट मार्केट में चलने लग जाएंगे। नकली नोट कौन से मार्केट में, कौन से चलेंगे, नकली नोट। तो नकली नोट ही तो खराब मुद्रा है। यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नकली नोट क्या है, खराब मुद्रा है। असली नोट क्या है, असली नोट क्या है, सही मुद्रा है। मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे मेरा मुद्दा क्या था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक हेरी क्विंटन द्वारा लिखित है, लिविंग हिस्ट्री, चॉइस, डियर सॉक्स, डियर वेडिंग, सारी की सारी लिखी गई है भैया, ध्यान रखिएगा। चलिए, सूर्य की सतरंगी किरणों को एक कांच के प्रिज्म से गुजार कर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे। हमसे वैज्ञानिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है आइजैक न्यूटन। कौन है बच्चों, आइजैक न्यूटन। ये बात आप लोग यहाँ से, ठीक है, आइजैक न्यूटन ने सतरंगी किरणों को एक कांच के प्रिज्म से गुजार कर अलग करने का सबसे पहले जो वैज्ञानिक प्रयोग किया था वो किसने किया था, आइजैक न्यूटन साहब ने कहा था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। जब एक शरीर को पूर्णतः अंशतः तरल में डुबोया जाता है तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी आती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। ये कौन सा नियम है, यह है आर्किमिडीज का नियम। आपने देखा होगा, एक लकड़ी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे ये पानी भरा हुआ है, इसमें लकड़ी डाल देते तो तैर रही होती, तो वो अपने भार के बराबर चीजें हटा देती है। जैसे समुद्र में जहाज का होना, पानी के जो जहाज उनका होना, तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारा याद रखना, ये जो क्वेश्चन अप्लाई होता है या थ्योरम अप्लाई होती है वो पानी के जहाज या पानी में अप्लाई होती है, तो किसने दी थी, तो आर्किमिडीज ने दी थी। ये हमारा जो आंसर हो जाएगा। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, लार्जेस्ट और हाईएस्ट। ठीक है, याद रखना है आपको, तिब्बत का पठार। अभी हाल ही में बात कर रहे थे पठार के बारे में,
पठार का मतलब है जो मैदान से ऊंचा उठा हुआ कुछ भाग। मैदान देखो कई पर कई जगह अलग अलग डेफिनेशन दे रखे हैं। 300 मीटर भी कई लोग लिख देते हैं, 600 मीटर भी लिख देते हैं, 900 मीटर भी लिख देते हैं। तो ये बात अपन को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, समझ में आया? तो मैदान से ऊंचा उठा हुआ भाग, थोड़ा सा मैदान से ऊंचा उठा हुआ भाग। क्लियर हो गया? पठार। ठीक है ना? चलिए, निम्न में से किस चर के कारण आय के चक्राकार प्रभाव को वृद्धि हो सकती है? आय के चक्राकार प्रभाव में वृद्धि होने के पीछे बचत, आयात, कर और उपभोग। हमसे पूछा जा रहा तो मेन इसका सेविंग के द्वारा हम चक्रा को बढ़ा सकते हैं। सेविंग के कारण क्या होता है? वो के कारण आय के चक्राकार प्रभाव में वृद्धि हो सकती है कि हम सॉलिड तरीके से काम कर पाएंगे। तो वो कारण क्या रहेगा? बचत का होना। कई लोग कंजप्शन की तरफ भागे, बट कंजप्शन से ये आंसर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? हेपेरिन के कारण नहीं होता है। जो रक्त जो होता है यानी कि ब्लड जो होता है बच्चों, रक्त का जो स्कंदन होता है वो किसके कारण नहीं होता है? हेपेरिन के कारण नहीं होता है। ये हमें यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अब बात ही आ जाती है बच्चों ब्लड। ब्लड क्या प्रोटीन का बना होता है। इसमें प्लाज्मा होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी होते हैं। तो किसके होते हैं? एक तरीके से प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे को कहा जाता है कि बॉडी में प्रोटीन का ताकत बढ़ेगी, तो हीमोग्लोबिन पे प्रभाव पड़ता है। उस पर प्रभाव किस पे पड़ता है? हीमोग्लोबिन पे। और जो सफाई करने का काम कौन करती है? किडनी करती है। किडनी का हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और अनावश्यक देखो, अनावश्यक चीजों को बाहर निकाल देती है और जो काम की चीजें होती है ना बॉडी में अंदर ले जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान, ये याद रखिएगा सारी चीजें। अब चलते हैं आगे। चलिए, निगम कर किसके द्वारा अध्यारोपित किया जाता है? कॉर्पोरेशन टैक्स इज इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कॉर्पोरेशन जो टैक्स लगाया जाता है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? जो केंद्र सरकार के द्वारा कॉर्पोरेशन टैक्स लगाया जाता है। बात समझ में आए कि नहीं? जो निगम कर होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स बोले तो निगम कर जो होता है, निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। सोडियम क्लोराइड और नैपथलीन के मिश्रण को किस से वियोजित किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन से किया जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदलता है बच्चों? ये गैस में बदलता है। सॉलिड से किस में बदलता है? गैस में। इसी को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब गैस से कोई चीज डायरेक्ट सॉलिड में बदलती है तो क्या होता है? होता भी है या नहीं होता? ये भी आपको यहाँ से पता। चलिए, क्लोरोफिल ए प्लस सी के पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? थियोफाइसी में पाए जाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आगे चलते हैं। थियोफाइसी के बारे में ध्यान रखना है और इसमें गड़बड़ मत कर देना भैया, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, आइए। निम्न में से भारतीय जनसंघ के संस्थापक के सदस्य कौन है? ये एमुंसी हैं, बलदेव सिंह हैं, पीण मसानी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के संस्थापक जो हैं वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, और यहाँ से मैं पूछ लूं कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? ये आपको बताना है। भारतीय जनता पार्टी। बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में है? तो मेगुडी मंदिर है कर्नाटक में। मेगुडी मंदिर कहाँ पे बच्चों? कर्नाटका में है। ये बात हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय फुटबॉल क्लब एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी बना है? तो वह मोहम्मद सलीम। कौन बना है बच्चों? मोहम्मद सलीम जो है यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के लिए खेलने वाला पहले भारतीय उपमहाद्वीप के खिलाड़ी बन गए हैं मोहम्मद सलीम। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए अलग ही विभाग दीवान अमीर को ही बनाया था। तो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो द्वारा बनाया जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत की बात आए और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आइए दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं शॉर्ट रूप से। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जब हम आगे चलते हैं तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें याद क्या रखना कि भैया कब प्रारंभ होती है? 1206 से लेके 1526 के मध्य रही। पहली बात तो ये।
समझ में आई कि नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। 1206 से लेके 1526 तक। अब 1206 से लेके 1526 के मध्य जो चलती है, तो एक बात हमें यहाँ से याद रखने वाली बात है कि एक ट्रिक मैं हमेशा बताता रहा हूँ जो अभी भी हमें याद रखनी है कि गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, अब गुलाब से याद क्या रखना है? गुलाम वंश। से याद रखना है हमें खिलजी वंश। और जिस वंश के बारे में पूछा जा रहा है वो है तुगलक वंश। फिर सैयद याद रखना है, फिर लोधी याद रखना है। ठीक है, तुगलक से याद क्या रखना है? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। इसने दीवान ए कोही की स्थापना की थी। ये सबसे इंटेलिजेंट टास्कों में था, लेकिन इसकी 3 गलतियां मेजर की जाती हैं। कौन कौन सी वो 3 गलतियां, वो भी आप देख लीजिए यहाँ से। 3 गलतियां जो मेजर की जाती हैं, इसका राजधानी का बदलना, देवगिरी ले जाना, दौलताबाद इसका नाम है, राजधानी का बदलना। ठीक है, दुआब कर लगाना, और दुआब कर के अलावा टैक्स क्या, पैसे, मुद्रा का बदलाव, मुद्रा में परिवर्तन करना, इसको हम बोलेंगे कैपिटल चेंज करना। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कैपिटल चेंज करना। ठीक है, दुआब टैक्स, इसको क्या बोलेंगे? मुद्रा चेंज। मोदी जी ने भी की थी। आइए आगे चलते। राजधानी बदलना, जैसे सर्दी के टाइम में उन्होंने राजधानी बदली और दिल्ली से दौलताबाद जाना काफी लंबा था सफर। जब लोग अपने बीवी बच्चों के साथ जब जाने लगे तो उन्हें बीच में ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब प्रोत्साहित तो नहीं बोलेंगे इस बात को, मतलब हीन भावना से वो लोग भर गए कि जैसे आजकल हम 50-100-200 किलोमीटर का सफर करते हैं तो रास्ते में या अपन ट्रेन से कोई सफर जब कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खाने की हमें आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से जब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि जब राजधानी ट्रांसफर की तो ना तो सारे ऐसे अरेंजमेंट मिला, ना ही ऐसी सुविधाएं मिली। इस वजह से जो लोग राजधानी ट्रांसफर कर रहे थे वो बहुत ज्यादा कुंठित भावना से भर गए। दुआकर, दुआकर टैक्स लगाना सही था, ये जहाँ पे ज्यादा इनकम है वहां पे ज्यादा खेती बाड़ी अच्छी हो रही है, फसल अच्छी हो रही है तो ज्यादा टैक्स वहां लगाइए। बट कंडीशन वहां क्या हो जाती है कि उसी साल टैक्स टैक्स तो लगा दिया, लेकिन उस साल क्या होती है, बारिश नहीं होती है तो फसल खराब हो जाती है, टैक्स उतना ही वसूल किया जाता है, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ लोग अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है मुद्रा परिवर्तन। मुद्रा परिवर्तन था कि भैया चांदी के सिक्कों को तांबे से बदल देना, लेकिन सभी घर में चांदी तांबे खूब था, घरों में लोगों ने सिक्के बनाए, जिससे वहां की इकोनॉमी डाउन होती है, लेकिन बंदा इतना ईमानदार भी होता है कि वो तांबे के सिक्कों को चांदी में बदलता है वापस से रिटर्न जब किया जाता है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय की। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नक्षत्र मंडल कितने चमकीले तारों को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो ये 7 को कहा जाता है। कितने को कहा जाता है बच्चों? ये 7 को कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? चलिए नेक्स्ट समस्या का समाधान करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने का हम प्रयास करते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। मैं धर्म जो पैगंबर साहब ने जो इस्लाम धर्म की जो स्थापना की वो 7वीं शताब्दी में की। कब की थी बच्चों? 7वीं शताब्दी में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हिजरी कैलेंडर की जो शुरुआत होती है, मुस्लिम लोगों में एक कैलेंडर चलता है जिसका नाम है हिजरी कैलेंडर, हिजरी संवत भी बोलते हैं। जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना जाते हैं, पैगंबर साहब कहाँ से कहाँ जाते हैं बच्चों? मक्का से मदीना जाते हैं, तो उस समय को क्या बोलते हैं? मक्का से मदीना जाना। इस समय को बोला जाता है हिजरी कैलेंडर। मक्का से मदीना जब चले जाते हैं और पवित्र यहाँ पर मस्जिदें बनी हुई है जो पवित्र धर्म की हैं, ये बात आप लोग यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन रोहित शर्मा जो स्टोरी के लेखकों में से एक है? वो है जी कृष्णन। कौन है बच्चों? जी कृष्णन हिटमैन। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, मतलब अभी है नहीं, अभी शुभमन गिल है। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से फेमस है, इनका नाम हिटमैन है। इन्होंने अभी चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जीता है। ये बात आप यहाँ से, ये तीनों चीजें इनके बारे में हमें याद रखनी है। ठीक है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं। आइए, मत्स्य पालन, मांस और दुग्ध व्यापार संबंधी विस्तार पर भारत और रूस की द्विपक्षीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है बच्चों। कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित
की गई है। सशस्त्र सेना ध्वज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजी गई प्राचीन आकाशगंगा जो मिल्की वे है जिसे दिखती है, का नाम क्या है? उसका नाम है अलकनंदा। उसका नाम क्या है बच्चों? अलकनंदा है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना। गैलेक्सी जो होती है आकाशगंगा कई सारे लाखों करोड़ों तारों का समूह होता है। अब बात ये आ जाती है सर स्टार क्या है? स्टार होने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी होता है। एक क्या होती है बच्चों? लाइट, प्रकाश का होना जरूरी है, और एक ऊष्मा। एक लाइट यानी कि प्रकाश का होना जरूरी है, ऊष्मा दोनों का होना जरूरी है। आप देखेंगे सर ये तो बल्ब में भी पाया जाता है। आप देखेंगे किस में पाया जाता है? बल्ब में पाया जाता है। लेकिन बल्ब जो होता है स्वतः से प्रकाशमान नहीं होता, बल्कि लाइट की वजह से होता है। लेकिन स्टार जो होते हैं वो स्वतः ही प्रकाशमान होते हैं। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते करते हैं। नवंबर 2025 में भारत की कुल बेरोजगारी दर क्या है? तो वो है 4.7। कितनी है बच्चों? 4.7। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। पीटर अर्नेट कौन थे जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। वो क्या थे बच्चों? पुलित्जर पुरस्कार विजेता। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का बच्चों सॉल्यूशन करा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।